हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे खून का टीका, जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का हम्मीर पर लिखा गया एक ऐतिहासिक उपन्यास है। पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि किस प्रकार से हम्मीर का जन्म होता है और फिर वो मुंजा बलेचा को मारता है। इसके बाद में किस प्रकार से वो मालदेव चौहान पे चढ़ाई करता है, लेकिन पराजय के बाद में वो पलायन कर जाता है। निराश इतना हो जाता है कि वो द्वारकापुरी की तरफ चला जाता है। उसके बाद में अजय सिंह है, वो मालदेव चौहान के विरोध में असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ करता है और द्वारकापुरी में एक किसान के घर ठहरता है, जहाँ पर वो किसान उसे बरबड़ी के पास ले जाता है, जो कि देवत्व प्राप्त एक महिला है। और उसने उसकी सारी मनस्थिति को भांप करके उसे फिर से चित्तौड़ जाने के लिए तैयार किया और कहा कि तुम्हारी जो विजयश्री है वो निश्चित रूप से होगी, इसलिए आप दोबारा से जाइए और अपनी सेना को संगठित करके समय आने पर मालदेव के विरुद्ध में आप आक्रमण करना। आपका विवाह प्रस्ताव आएगा, आप उसको स्वीकार करना। तो यहाँ तक कि दोस्तों जो कहानी है वो हमने पढ़ ली है। अब राणा हम्मीर है वो चित्तौड़ की तरफ प्रस्थान करेगा और चित्तौड़ की क्या स्थिति चल रही है इस बीच में, ठीक है। अजय सिंह ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था उसकी क्या स्थिति है, अब हम इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों कहना चाहूँगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने हिंदी हब परिवार को इतना सपोर्ट किया है। अब मुझे लग रहा है शायद मेरी मेहनत है वो रंग ला रही है। मेरा उद्देश्य दोस्तों एक ही है कि आप सभी की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, ठीक है। और यदि आपने अभी तक हिंदी के हब के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, जहां पर आपको प्रत्येक जो कक्षा की PDF है वो वहां पर मिल जाया करेगी। तो चलिए आज की कक्षा है वो हम शुरू करते हैं। अजय सिंह का असहयोग आंदोलन सफल रहा। तो आपको बताया है पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो अजय सिंह ने, जो कि राणा हम्मीर का चाचा है, उसने असहयोग आंदोलन है वो चलाया था। गांधीवादी सिद्धांतों में उसकी निष्ठा है, ठीक है। तो वो काम कर रहा है, सफल हो रहा है। अरावली के दुर्गम श्रेणियों के भव्य मध्य रहकर उन्होंने जो नूतन संघर्ष का श्री गणेश किया था वह अत्यंत सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था। आतताई मालदेव यवनों की परम भक्ति करके भी उनसे सहायता प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि जो यवन थे, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, उनसे उनकी गुलाम रहकर भी मालदेव जो चौहान है वो उनकी सहायता प्राप्त नहीं कर सका। महमूद तुगलक दूरदर्शी होकर भी अपनी वाचाल एवं अस्थिर प्रकृति के कारण अच्छा शासक नहीं बन पाया था, ठीक है। निदान उसने मालदेव को ही यवन सेनाधिकारियों एवं फौज का खर्चा चलाने का आदेश दे दिया। उसने कह दिया कि मालदेव से कि अब तुम ही जो यवन की सेना है उसका जो सारा का सारा प्रबंध है, उसका सारा खर्च है, उसका वहन करोगे। इधर मेवाड़ियों द्वारा अहिंसा का संग्राम जारी था। स्वयं मालदेव इससे चिंतित हो उठा। उसने सोचा कि अब इधर से भी गए, उधर से भी गए, और अब ये अपनी सेना है संगठित कर रहा है राणा हम्मीर, और ये किसी न किसी दिन मुझ पर आक्रमण कर देगा। वह प्राय अपने पुत्र जैसा जयसिंह से बेचैन होकर कहा करता था, ठीक है। मालदेव चौहान का पुत्र है जयसिंह, उससे बेचैन होकर के कहता था कि मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेवाड़ियों की इस नीति के समक्ष मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। जिसे देखो केवल मरने को तत्पर है। ये क्या है, ये ढंग से नहीं खुलती, किसान लगान नहीं देते। हाट है दोस्तों, हाट, यानी कि जो बाज़ार है वो हाट ढंग से नहीं खुलती है। यानी कि जो व्यापारी है उस वर्ग ने भी दोस्तों अपने काम से अपना काम करना छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से जो अजय सिंह ने असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी, सारी जनता में उसका प्रचार प्रसार है वो किया गया, और उसी के अनुरूप है सारी कार्यप्रणाली चल रही है। किसान लगान नहीं देते, जो
प्रदेश खाली होता है, उसका उपयोग सामने ये लोग उसका उपयोगी सामान ये लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कहते हैं हम अहिंसा का युद्ध कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मः, यह सब क्या है। तो मालदेव के सामने एक नई नीति आई जिसका सूत्रधार अजय सिंह था। उसे समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो जब तक वो समझता है तब तक तो इसका मृत्यु इसकी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा दोस्तों यही है, यानी जय सिंह है उसको ही जैसा बताया गया है। कहीं जगह तो ये मिलता है कि भाई इसका भाई था, ठीक है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसका पुत्र था। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, आप कोई दिक्कत नहीं, उपन्यास के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसा को पुत्र यानी कि जय सिंह को जैसा बताया है। जैसा पिता की उद्विग्नता और विषाद को समझ गया। रजत निर्मल आसन की पीठिका का संबल देकर वह बोला, ये हमें दुर्बल और पराधीन कर रहे हैं महाराज, चित्तौड़ प्राय खाली हो गया है। अब आप सेना को हुक्म दीजिए कि वह इनको गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दे। तो ये बात है वो जैसा अपने पिता से यानी कि मालदेव चौहान से कहता है। मालदेव हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं नृशंस अवश्य हूँ, पर ऐसा अन्याय में नहीं कर सकता। मैं हिंदू हूँ और एक हिंदू ने निर्दोष प्रजा पर कभी भी अस्त्र नहीं उठाया। हमारे सैनिक उन्हें सताते हैं और वे प्रतिरोध किए बिना हमारा अत्याचार सहते हैं। हमारे सैनिक प्रहार पर प्रहार करते हैं। एक बार मारा, हमारे सैनिक पूछते हैं कि तुम मानोगे नहीं, तो वे कहते हैं नहीं। हमारे आदमी कहते हैं कि कामगारों से काम कराओ, वे कहते हैं नहीं। मैं समझता हूँ कि हम इस नीति की विरोध नीति से ही करना चाहिए। विद्वानों का सपने में निहित किए। तो ये दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे कोई भी आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये बताना चाह रहा है कि भाई किस प्रकार से जो अजय सिंह की जो नीति है और वो जनता में इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है कि वो सैनिकों का अत्याचार सह रहे हैं, फिर भी जो किसान है वो लगान नहीं दे रहा है, व्यापारी अपना बाजार है वो खोल नहीं रहे हैं। हमारे सैनिक उन्हें मारते हैं, काम करवाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो चुपचाप मूक बधिर होकर के अपना काम है वो नहीं करते हैं और अन्याय सहते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इतना आतताई नहीं हूँ, मैं नृशंस अवस्था हूँ, ठीक है। युद्ध का भी पक्षपाती हूँ, लेकिन अभी तक मैं खुद एक हिंदू शासक हूँ और अभी तक किसी भी हिंदू शासक ने निर्दोष हिंदू जनता पर कभी भी हथियार नहीं उठाया है, तो मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। तो ये बात दोस्तों वो अपने पुत्र से कह रहा है। मैं उसे जान से मार दूंगा, उसे प्रार्थना भरे स्वर में कहा। आप बलवान हैं, जो आप करना चाहेंगे कर लीजिए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत दरिद्र हूं, किसी भी तरह अपनी प्रतिष्ठा को बचाए हुए हूं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उन्हें भांति भांति से यंत्रणाएँ दी। पहले वह करुणा स्वर में चीखता चिल्लाता रहा, मुझसे दया की भीख मांगता रहा। जब वह मेरे अत्याचार से थक गया तब उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह अत्यंत धैर्यशील और अगाध शांति धारण करके बैठ गया और मेरे अत्याचार सहता रहा। तो ये एक किसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में है, वो सैनिक और जो जयसिंह है वो बता रहा है कि भाई हमने इतने अत्याचार करे हैं, ठीक है, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की मतलब मुझसे कुछ भी उसने प्रतिरोध नहीं किया। उसकी गतिविधि में बहुत से परिवर्तन आ गए। मेरे साथी व मैं जब जब उसे यातना देते थे तब वह पागलों की भांति चीख कर कहता था कि मुझे और मारो। वह अपनी साधारण स्थिति को खो बैठा था और यह सब लोग इस स्थिति को मानकर चलते हैं। तब मैंने घर के स्वामी को दूसरी नीति से पराजित किया, उससे मित्रता गांठी, अपना कहा और एक दिन उसके हृदय का सब कुछ जान लिया कि उसकी संपत्ति कहाँ पड़ी है। अब मुझे नई नीति का ही सहारा लेना होगा। अत्याचार सहने को जो कटिबद्ध हो जाए उसे हम कुछ भी हानि नहीं पहुंचाते, उसका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो ये दोस्तों जो मालदेव चौहान है वो अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बता रहा है कि भाई मैं एक ऐसे आदमी से मिला था और उसको मैंने
बंद कर लिया। उससे अपनी सारा धन संपत्ति मैंने पूछने के लिए कहा कि तुम्हारा सारा धन है, माल असबाब है, वो कहाँ है। तो उसने कुछ भी नहीं बताया। वो मैं उसे मारता था तो वो और कहता था भाई मारो। उसने स्वीकार कर लिया था कि मैं सारे कष्टों को, सारे दुखों को झेल लूँगा, लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। ठीक है। तो फिर मुझे लग गया कि भाई ये इस चाल से मानने वाला नहीं है। तो फिर मैंने दूसरी चाल चली, मैंने उसको अपना मित्र बनाया और तब उसे बात ही बात में उससे सारी राज की बातें जान ली। तो इसी प्रकार की नीति को हमें अब यहाँ पर लागू करना होगा, क्योंकि जो सारी प्रजा है वो असहयोग पर उतारू है। ठीक है। और अत्याचार सहने के लिए भी वो तत्पर है। तो अब हमें किसी न किसी दोस्तों शाम दाम की नीति का सहारा लेना पड़ेगा। दंड से ये काम है अब होने वाला नहीं है। जैसा ने नया प्रश्न किया फिर कि अब कौन सी नीति। मेवाड़वासी चित्तौड़ के उद्धार के लिए घोर असहयोग कर रहे हैं और यह भी सत्य है कि असहयोग के कारण हमारी सत्ता के पांव भी हिल उठे हैं। तो ये बात है वो कौन कहता है, मालदेव कहता है। तब मैंने इसके लिए नई युक्ति सोची है। वह क्या, मैं पुनः अपनी जन्मभूमि जालौर को संभालूंगा। तो मालदेव चौहान है वो जालौर का शासक था, कानड़ का भाई था, और तुम चित्तौड़ के गढ़ को संभालना। तो ये बात दोस्तों अब यहाँ पर होती है कि अब ये यहाँ से छोड़ करके जालौर चला जाएगा और जैसा को इसको चित्तौड़ का है वो किला है वो दे देगा। और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है मालदेव की। इधर जैसा है शासक बना बैठा है, इस पर राणा हम्बीर है वो इस यहाँ पर आक्रमण कर देगा और चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लेगा। मेरा यहाँ संपूर्ण रूप से रहना जालौर के लिए भी अच्छा नहीं है। बिना घर वालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं कि भाई यदि कुछ समय के लिए 1-2 महीने के लिए हम बाहर चले जाएं, घर को छोड़ करके चले जाएं, तो चूहे ही चूहे हो जाते हैं। ठीक है। चूहे जैसा छोटा और अशक्त जीव भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। तो फिर वो तो राणा हम्बीर है। अतः जालौर की व्यवस्था के लिए मुझे वहाँ चले जाना चाहिए तथा मैं वहाँ से कामदार मौजी राम जी के साथ हर माह रुपये भेजता रहूँगा और शीघ्र ही एक ऐसी कूटनीतिज्ञ चाल चलूँगा जिससे चित्तौड़ के भाग्य विधाता का सिर धरती को चूमता नजर आएगा। ठीक है। यानी कि जो चित्तौड़ का जो भाग्य विधाता बना पड़ रहा है राणा हम्बीर, उसको मैं अपनी किसी कूटनीतिक चाल के माध्यम से उसे पस्त करूँगा। जैसा शांत गंभीर था, कुछ क्षण मौन रहकर वह बोला, वह चाल क्या होगी यह मैं फिर बताऊंगा। तो ये बात मालदेव चौहान वो जैसा से कहता है। तत्पश्चात मालदेव अपने बड़े पुत्र जैसा को, ठीक है, बड़ा पुत्र था, चित्तौड़ का शासन भार सौंपकर जालौर चला गया। जैसा मालदेव का विलक्षण प्रतिभा संपन्न पुत्र और योद्धा भी था। मालदेव की यह दूरदर्शिता लाभप्रद और हानिप्रद दोनों रही। मालदेव जालौर पहुंचकर अपने किसानों से वसूली करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। यानी जालौर पहुंच गया और वहां पर जो उसके किसान थे, जालौर के किसान थे, उससे उसने दोगुना कर लगान लेना शुरू कर दिया और जो चित्तौड़ में जो हानि हुई थी उसकी उसने भरपाई कर ली थी। प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया, महाराज की जय, सरदार पवन सिंह आपके दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। हाजिर किया जाए। सूर्य क्षितिज की सूर्य क्षितिज की मुर्दुल मुक्त होकर के गगन की ओर चला जा रहा था। पवन रथ पर आरूढ़ होकर एवं, तो ये भी दोस्तों यहाँ प्रकृति का वर्णन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा तो उसके नेत्रों में तीव्र जिज्ञासा और उत्कंठा थी। यानी कि पवन सिंह है वो मिलने के लिए आता है। पवन सिंह ने प्रणाम करके निवेदन किया, सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसा प्रतीत होता है? कुछ हृदय में घुटन सी रहती है, पर बेटा इस चिंता को छोड़ो। चाचा की आंखों में स्नेह स्निग्ध और तरल वात्सल्य की दीप्ति दीप्त हो उठी। तो ये बात है दोस्तों, वो कहता है। तो ये अजय सिंह से मिलने आया है पवन सिंह। ठीक है। अजय सिंह ने सबसे पहले जो अपने असहयोग आंदोलन की, रक्तहीन क्रांति की जो योजना बताई थी वो पवन सिंह को बताई थी। तो यहाँ पर कहता है कि कुछ
आपकी तबीयत ठीक नहीं। जैसे ही पवन सिंह उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि कुछ कुछ हृदय में घुटन सी रहती है, पर बेटा इसकी चिंता छोड़ो। चाचा की आंखों में स्नेह स्निग्ध और तरल वात्सल्य की दीप्ति दीप्त हो उठी। अजय सिंह के 2 बेटे थे, तो वो एक तो मर गया और एक दक्षिण में चला गया है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। राणा हम्बीर है, वो भी अजय सिंह की बात को अक्षर से नहीं मानता है। तो पवन सिंह को उसे देख करके थोड़ी सी, जैसे ही उसने उसकी बीमारी के बारे में, रोग के बारे में पूछा, तो उसे थोड़ी सी संवेदना है, भावुकता उसकी निकल करके सामने आती है। स्वर में करुणा का संपूर्ण प्रभाव था। अपनी जन्मभूमि का क्या हालचाल है, मेरा संग्राम, मेरी नीति कुछ सफल हुई, मैं सदा यह सुनने के लिए व्याकुल रहता हूँ। और कोई यह कहे कि चित्तौड़ हमारे अधिकार में आ गया। भाई जिस दिन मुझे शांति मिलेगी, जिस दिन कोई यह कहेगा कि चित्तौड़ हमारे अधिकार में आ गया, हमने अपने शौर्य से, वीरता से और अपनी नीतियों से हमने उसको साहस से विजित कर लिया। आपका स्वप्न पूर्ण होगा, आपकी नीति सफल सिद्ध हो रही है, पवन सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया। मुझे विश्वास था कि एक दिन यह अहिंसा का युद्ध अवश्य सफल होगा, और जब कभी मानव जाति ने हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से किया, उस दिन हिंसक दानवों का अनुवाद पंगु हो जाएगा। बिना विरोध के संघर्ष जोर नहीं पकड़ता। तो ये बात दोस्तों, ये अजय सिंह कहता है कि जब दोनों तरफ से संघर्ष होता है तभी वो युद्ध का रूप धारण करता है। आप गांधीवादी ये पूरी तरह से विचार हैं कि भाई कोई भी यदि तुम पर अत्याचार करे तो तुम बिल्कुल भी प्रतिरोध मत करो, तो वो थक कर के बैठ जाएगा। कोई यदि तुम्हारे गाल पे चांटा मारे तो फिर उसको बदले में आप यदि चांटा मारेंगे तो फिर वो तीसरा मारेगा। तो इस प्रकार का यदि प्रतिरोध हम नहीं करेंगे तो फिर जो हिंसक है, दूसरा विपक्षी है, शत्रु है, उसका जो उन्माद है वो हमेशा के लिए लड़खड़ा जाएगा, पंगु हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। राजा मालदेव को जालौर गए 1 माह हो रहा है। उसके अपने गुप्त सिपाही, घुड़सवारों, बंजारे एवं व्यापारी राणा जी को ढूंढ रहे हैं, पर राणा जी सहजता से नहीं मिल सकते। उसे अब आ जाना चाहिए। पवन सिंह, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अब हम्बीर का मुंह नहीं देख सकूंगा। ऐसी अशुभ बात मत बोलिए, शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं, यह अंतस की वाणी है। हृदय बार बार कहता है कि बस अब वह अपनी महायात्रा समाप्त कर दे। तभी उसके गुप्त घुड़सवार ने आकर सूचना दी कि राणा हम्बीर पधार रहे हैं। चाचा के अंग प्रत्यंग में उल्लास की उर्मियाँ यानी कि लहरें नृत्य कर उठीं। युगल नेत्र प्रसन्नता के मारे नीर से भर गए। प्रसन्नता के अतिरेक में वे बोले, बेटा हम्बीर, बेटा देखो, मेरा अहिंसा का युद्ध सफल हो रहा है। राजा माल यानी कि मालदेव और हमारे असहयोग से घबरा करके भाग गया है। तुम हिंसा का परित्याग कर नीति का युद्ध लड़ो। तुम्हें क्या पता कि इस निर्दयी युद्ध की प्यास इतनी भयंकर होती है कि वह सुहागिनों का सुहाग, बच्चों का भाग्य और माताओं के बेटों को छीन लेती है। वह आदमी से आदमी का प्राण और नारी से नारी की ममता छीन लेती है। तो इस प्रकार की बातें अजय सिंह को उस समय से याद हैं जब उसने देखा था कि भाई जब खिलजी के साथ में युद्ध हुआ था तो रतन सिंह मारे गए, उसके पिता हैं लक्ष्मण सिंह मारे गए, इसके साथ साथ उसके जो भाई थे, ठीक है, 12 भाई थे, तो उनमें से केवल अजय सिंह बचा है, तो वो भी मारे गए। तो उसके अंतस में ये कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि युद्ध है वो कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। उसका जो अंत है वो हमेशा भयावह होता है, भयानक होता है। इसलिए युद्ध को हमें अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाना चाहिए। इससे पहले हमें वार्ता के माध्यम से और हमें नीतिगत युद्ध के माध्यम से, अहिंसा और असहयोग के माध्यम से हमें अपनी काम को सफल करने का प्रयास करना चाहिए। बेटा कहकर चाचा अचेत हो गए। यदि पवन सिंह तत्काल उन्हें नहीं संभालता तो उनका सिर पत्थर की प्राचीर से टकरा कर टूट जाता। पवन सिंह ने सेवक को पुकारा। उन्होंने तुरंत चाचा को सैया पर लिटाया एवं वैद्य के बुलाने के लिए दौड़ा। तभी हम्बीर ने भी सिर झुकाए चाचा के कक्ष में प्रवेश किया। उसके देख कर के, उसके आभा को देख कर के प्रतीत होता था कि वह लज्जा से, उसकी भाव भंगिमा को से प्रतीत होता था कि वह लज्जा से पानी पानी हो रहा है। उसने भर्राए स्वर में कहा, काका सा,
चाचा ने घबराकर हम्मा की पुकार कर पवित्र मुस्कान दौड़ गई। वह ईश्वर से सनई सनई बार बार उन्होंने कहा, बेटा तुम मुझे इस बुढ़ापे में वहाँ छोड़ कर के चले गए थे और हमारा यहाँ पर हृदय चित्तौड़ तुम्हारे वियोग में अंतहीन व्यथा से पीड़ित होकर के हाहाकार कर रहा है। उसका अंतस की एकता और कि उसके अंतस की एकता चित्तौड़ की मुक्ति का उद्घोष कर रही है। वह अब तुम्हें अधिक दूर नहीं रह सकता, तुम्हारे अब विवेक की आवश्यकता है। तो ये बातें दोस्तों वो अजय सिंह राणा हम्बीर से कहता है कि यह तो ये कहता है कि मैं यहाँ काका सा, बेटा मेरे पास आओ। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका उस समय का ही ये PDF है और इसका फ़ॉन्ट है वो अच्छा नहीं है, टाइपिंग भी यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, कि ये कहता है अजय सिंह कहता है हम्बीर से कि तुम बेटा मेरे पास आओ। बीच में ही हम्बीर ने अवरोध उत्पन्न किया। वैद्य जी ने छोड़िए, हम्बीर ने अपने हाथ में नहीं पधारिए, नहीं छोड़िए। महायात्रा के अनंत पथ पर चलने वाले यात्री के लिए अब उसकी अंतिम लालसा की पूर्ति का आश्वासन चाहिए। हम्बीर चित्तौड़ की मुक्ति का स्वप्न लिए आज मैं जा रहा हूँ। यानी कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि अब अजय सिंह है वो मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और वो कह रहा है कि महायात्रा के अनंत पथ पर चलने वाले यात्री के लिए अब उसकी अंतिम लालसा की पूर्ति का आश्वासन चाहिए। कि भाई मेरी सदा से ही इच्छा रही थी, क्योंकि अरसी जो तुम्हारे पिता थे उन्होंने मुझसे कहा था, और जो मेरे पिता थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने कहा था कि भाई तू मेवाड़ को पानी देने के लिए और तू मेवाड़ का पुनरुद्धार करना। इसीलिए मैं यहाँ पर गोंडवाड़ प्रदेश में आ गया था और मेरी ये शुरू से ही इच्छा थी कि मैं मेवाड़ का उद्धार करूं, लेकिन मैं नहीं कर सका। फिर मुझे वो आशा तुम में दिखाई दी, तो मुझे इस बात को तुम गारंटी दो कि तुम मेवाड़ का उद्धार करोगे। हम्बीर चित्तौड़ की मुक्ति का स्वप्न लिए आज मैं जा रहा हूँ। हम्बीर ने तुरंत कहा कि जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करूँगा तब तक इस खड़क को म्यान में नहीं डालूंगा। तो ये बात है वो हम्बीर कहता है। चाचा के मुख पर ओज के साथ करुणा के भाव भी आए। मैं तुम लोगों को उपदेश देना नहीं चाहता, धर्म के पंडित की भांति धार्मिक शब्दावली में मैं बोलकर व्यर्थ ही अपने समय की हत्या नहीं करना चाहता। फिर भी एक प्रार्थना है, बहुत छोटी विनती कि हिंसाहीन युद्ध भी तनिक सफलता की सिद्धि दे सकता है। मैं तुम्हें संघर्ष और विग्रह के मुख मोड़ने के लिए नहीं कहता, संघर्ष और विग्रह से मुख मोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि शत्रु अहिंसा के मर्म को किंचित भी नहीं समझते। अतः मैं तुम लोगों को इसके लिए वचनबद्ध नहीं करना चाहता। भाई तुम्हें मैं वचन नहीं लेना चाहता कि तुम बिल्कुल ही अहिंसा का प्रयोग करना, युद्ध मत करना, लेकिन जहाँ कभी भी तुमको लगे कि भाई अहिंसा से काम हो सकता है, इससे सफलता मिल सकती है, तो तुम इस अहिंसा का और रक्तहीन क्रांति का प्रयोग करना। शत्रु जो है वो इसका मर्म है कभी समझ नहीं पाएगा और तुम्हें आशातीत सफलता प्राप्त होगी। हम्बीर मृत्युशैया पर लेटे अश्रुप्लावित चाचा के चेहरे को देख करके अधीर हो उठा। चाचा का कथन उसके लिए उपयोगी हो या अनुपयोगी, पर उसे संपूर्ण रूप से उसका पालन करना चाहिए। अब हम्बीर की बात में दिमाग में उसकी में ये बात समझ में आ चुकी थी कि चाचा पहले ही कहते थे, और जैसे उसने पलायन किया था उसके बाद में भी अब उसमें आशा का संचार है वो हो चुका है। उसी बात में समझ में आ चुकी है कि बड़ों की जो आज्ञा है उसमें कुछ ना कुछ मर्म अवश्य छिपा रहता है और उसका छोटों को पालन करना चाहिए। सिसोदिया वंश का लाडला अपने हितैषी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करता आया है। उसने चाचा के चरणों पर अपनी दृष्टि टिकाकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं हिंसा को त्याग कर सदा के लिए अहिंसक हो जाऊं। तो ये दोस्तों किससे कहता है? ये संवाद आपका आ सकता है कि भाई ये कथन है वो किससे कहता है? तो अजय सिंह से कहता है। नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरे हृदय की सच्ची वाणी को भी एक सत्य और बड़ा है, वह है स्वतंत्रता। यानी अहिंसा तो है, लेकिन उससे जो मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा है वो है स्वतंत्रता, और वो स्वतंत्रता है मेवाड़ की, चित्तौड़ की। अहिंसा मेरे अंतस का सबसे बड़ा धर्म और कर्म हो सकता है, पर तुम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है स्वतंत्रता।
चित्तौड़ का पुनरुद्धार। चित्तौड़ का पुनरुद्धार राणा हम्बीर करता है, इसीलिए उसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। पवन सिंह ने बीच में ही कहा, राणा जी, काका साहब के असहयोग आंदोलन ने मालदेव को चित्तौड़ छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अच्छा, हम्बीर ने आश्चर्य से कहा, और उसका युवराज जयसिंह यानी कि जैसा भी परेशान हो चुका है। अब मालदेव तो बैठा है जालौर में, ठीक है, और चित्तौड़ में बैठा है जैसा यानी कि जयसिंह। तब हम इस आंदोलन को और बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बात राणा हम्बीर कहता है। अनग सिंह बीच में ही बोल पड़ा, मेरा ऐसा विचार है कि आप अब सब वीरों को चूड़ियाँ पहनाकर ही दम लेंगे। अनग सिंह दोस्तों एक काल्पनिक पात्र है। अनग सिंह हो गया, पवन सिंह हो गया, शेरा हो गया, मेरा हो गया, ये इस नाटक के ये उपन्यास के काल्पनिक पात्र हैं। तो ये हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहता है, ठीक है। तो ये कहता है कि मेरा ऐसा विचार है कि अब आप सब वीरों को चूड़ियाँ पहनकर ही दम लेंगे। यानी कि भाई पहले तो अजय सिंह जी ही थे, पवन सिंह हो गया, उसके बाद में राणा हम्बीर स्वयं हो गए, अहिंसा की बातें कर रहे हैं। अब केवल मैं ही एक ऐसा बचा हूँ जो युद्ध के लिए तत्पर रहता हूँ। हम्बीर ने अनग सिंह को डांट दिया। चाचा को जोर की खांसी आई, ऐसी भयानक खांसी कि उनका कलेजा मुंह को आने लगे, नेत्र पानी से भर आए और श्वास उखड़ने लगी। वैद्य जी आ गए, उन्होंने एक घासा मिश्रण दिया। चाचा के नेत्रों में थोड़ी ही देर में सांत्वना की झलक देखी। हम्बीर का मुख उदास हो गया। वैद्य जी ने औषधि को प्रभावहीन देखकर उन्हें अंबर की एक मात्रा दी। चाचा में शक्ति का संचार हुआ। चाचा ने स्नेह से हम्बीर के सिर पर हाथ फेरा। उसके कुंतलों में अपनी उंगलियां उलझाकर वे एक एक शब्द पर जोर देकर कहने लगे, युद्ध पिपासुओं का सत्य ही हिंसा है, कर्म ही हिंसा करना है। तात्पर्यहीन युद्ध का विनाश करके किसी की शांति और सुख में बाधा पहुंचाना मानव धर्म के विरुद्ध है। कि युद्ध जो पिपासु हैं उनका जो सत्य है वो केवल हिंसा करते हैं, ठीक है, उन्हें किसी से कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, उनका जो कर्म है वो ही हिंसा करना है। लेकिन हमें कभी भी युद्ध है उसके द्वारा किसी भी निर्दोष को, किसी की सुख शांति को नहीं छीनना चाहिए। निर्दोष को यदि उसका दंड भुगतना पड़े तो फिर वो युद्ध नहीं है, सबके हितकर नहीं है। मैं व्यर्थ की हिंसा के विरुद्ध हूँ। मैं आर्यों के अविकारों पर कुठाराघात करने वालों को हिंसक मानता हूँ। मैं बाप का दंड बेटे को देना न्यायोचित नहीं मानता। बेटा प्रार्थना है कि तुम व्यर्थ की हिंसा नहीं करोगे। तो ऐसी बात है वो अजय सिंह राणा हम्बीर से कहता है कि तुम जहाँ पर लगे कि हाँ शत्रु को दंड देना चाहिए, हिंसा करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए, वहीं पर तुम युद्ध करना, लेकिन व्यर्थ की जो हिंसा है वो कभी भी तुम मत करना। बाप का दंड है वो बेटे को कभी भी नहीं मिलना चाहिए। हम्बीर ने आश्वासन दिया वह ऐसा नहीं करेगा। अनग सिंह की भ्रकुटियाँ तन गईं। उसने मन ही मन सोचा कि यदि राणा जी ने सच्चे मन से यह वचन दिया है तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी मति मारी गई है। हिंसा के बिना कभी कोई हथियार नहीं मिलता। सेना से शक्ति और भीख से रोने से मुक्ति और भीख से राज्य मिला करते हैं क्या? छी छी छी। तो ये बात अनग सिंह है वो सोचता है, क्योंकि वो तो युद्ध का प्रबल समर्थक है। चाचा को पवन सिंह ने थोड़ी देर के लिए उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। हम्बीर ने भी एक आध बार औषधि देने के लिए कहा। वैद्य जी ने निराशा में कहा, नाड़ी दान पुण्य कराइए। यानी कि जो नाड़ी है उनकी बैठ गई थी, ठीक है, नाड़ी चलनी बंद हो गई और अजय सिंह है वो स्वर्ग के लिए सिधार गए थे। पर्वतमालाओं के पीछे से गंभीर मृत्यु गीत सहस्त्रों की आर्तनाद सा ध्वनित प्रतिध्वनित हुआ। यानी पर्वत हैं, पहले एक ध्वनि आ रही है, फिर टकरा करके पर्वतों से दूसरी ध्वनि आती थी। हम्बीर अपने चाचा के चरण स्पर्श करके रो उठा। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार अजय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और अजय सिंह एक वचन ले जाता है कि भाई तुम ये वचन दो, आश्वासन दो कि तुम चित्तौड़ का उद्धार करोगे और इस उद्धार करने में तुम कभी भी हिंसा नहीं करोगे। जब ज़रूरत पड़ेगी युद्ध की तभी तुम हिंसा करोगे, शत्रु को केवल दंड देने के लिए, उसे समझाने के लिए, लेकिन कभी भी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करोगे,
बाप का दंड है वो बेटे को नहीं दोगे। इस प्रकार की जो व्यर्थ की हिंसा है उससे तुम दूर रहोगे। चाचा की मृत्यु के पश्चात हम्मीर बरवड़ी की भविष्यवाणी के सत्य होने की प्रतीक्षा करने लगा। मेवाड़ में अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था, या फिर किसी भी परिस्थिति उसके अनुकूल ही हुई। राजा मालदेव का प्रस्थान और मोहम्मद तुगलक की अव्यवस्था ने हम्मीर को संगठित होने का स्वर्ण अवसर दे दिया। यानी कि चित्तौड़ से मालदेव जालौर चला गया, और जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने असहयोग कर दिया, उसने कोई भी सहायता नहीं दी। तो ऐसी स्थिति में राणा हम्मीर को और अधिक संगठित होने का अवसर है वो मिल गया। इसी बीच एक नवीन घटना हुई। राजा मालदेव ने अपने विश्वासी पात्र मेहता जूहण को और पुरोहित जयमाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह के लिए नारियल हम्मीर को भेजा। तो यहाँ पर जो राजा मालदेव है तो अपनी पुत्री के विवाह के लिए नारियल हम्मीर को भेजा, तो यहाँ पर वो विवाह का प्रस्ताव भेज देता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मालदेव है उसने कहा था अपनी जैसा को कि भाई तुम यहाँ पर रहो, मैं जालौर चला जाता हूँ, वहाँ की रक्षा करूँगा और तुमको रुपये भेजता रहूँगा, लेकिन एक ऐसी कूटनीतिक चाल चलूँगा जिसकी जो मेवाड़ का जो सर्वे सर्वा है राणा हम्मीर है, ठीक है, अधिपति है, उसको धूल चटा दूंगा। तो ये उसकी एक चाल है, कूटनीतिक चाल है कि वो अपनी पुत्री का विवाह करके राणा हम्मीर है उसको मरवा डालना चाहता है, लेकिन उसकी ये चाल सफल नहीं होगी क्योंकि स्वयं मालदेव की ही मृत्यु हो जाएगी। तो उसने मेहता जूहण को और पुरोहित जयमाल के साथ में अपनी पुत्री के विवाह का नारियल हम्मीर को भेज देता है। दरबार लगा था, मंत्रीगण में सामंत सरदार सभी उपस्थित थे। दोनों व्यक्तियों ने जैसे ही इसकी घोषणा की वैसे ही सारा दरबार सन्नाटे में आ गया। सब एक दूसरे को चकित विस्मित होकर देखने लगे। हम्मीर ने निशंक होकर कहा, पुरोहित जी, जननी जन्म भूमिष्ठ पर अधिकार करने वाले शत्रु की ओर से यह प्रस्ताव पाकर हमें संशय और भय दोनों हो रहे हैं कि भाई शत्रु जो हमसे पहले एक युद्ध कर चुका है वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कैसे करा सकता है। तो मुझे इस पर संशय और भय दोनों हो रहे हैं। इस पर तुरंत विश्वास करने को बनता ही नहीं। पुरोहित जी ने कहा, ब्राह्मण आपके राजा की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ, अपने राजा की आज्ञा का पालन करना जानता हूँ। इस पर विशेष रूप से आपकी मेहता जूहण जी बता सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो मालदेव है, मालदेव की तरफ से उसकी पुत्री का विवाह का नोता लेकर के कौन आया था। तो एक तो जयमाल आए थे ब्राह्मण, ठीक है, और वहाँ पर मेहता जूहण का नाम है वो आपके लिए पूछा जा सकता है। तो आप ये याद रखिए। जूहण ने प्रणाम करके अपनी तलवार म्यान से निकाली। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने तलवार को मस्तक के लगाई और राणा जी के चरणों में उसे रखकर कहा, युवा बेटी रावण के घर में भी नहीं रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या बिसात है। तो ये बात है वो मेहता जूहण है वो राणा हम्मीर से कहता है कि युवा बेटी रावण के घर में भी नहीं रह सकी, फिर राजा मालदेव की क्या बिसात है। यानी भाई बेटी है उसका तो ब्याह सभी को करना ही पड़ता है, ठीक है। किसी की जवान बेटी किसी के घर में आज तक कभी नहीं रही है, तो राजा मालदेव की बेटी है वो भी जवान है और उनको भी विवाह करना है, तो आपसे बड़ा वीर और साहसी उन्हें कहाँ मिलेगा। लेकिन राणा हम्मीर कहता है, लेकिन वीर पुरुष सदा वीरों से ही हाथ मिलाना चाहते हैं कि मालदेव भी वीर हैं और आप भी वीर हैं, तो उसने अपनी पुत्री के लिए आपको ही वर चुना है। यह गठबंधन भविष्य के मधुर संबंधों का प्रतीक है। हमारे महाराज का कहना है कि नारियल आपको स्वीकार करना ही है। कुछ भी हो राणा जी, राजपूत वीर ने कभी किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाया है। तो ये बात है वो कूटनीतिक रूप से चाल चल रहा है मालदेव, और मेहता जूहण है वो इस प्रकार कहते हैं, राजपूत किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाएगा। हम्मीर ने उसकी बात की पुष्टि की कि भाई अब तक यदि किसी राजपूत ने किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाया है तो फिर वो इस बार भी नहीं लौटाएगा। उसको विश्वास हो गया कि शायद मालदेव है वो अपनी तरफ से मित्रता का हाथ है वो बढ़ाना चाहता है। कुछ सरदार एक साथ कह उठे, यह क्या। हम्मीर ने हाथ के संकेत से शब को शांत किया। उसे बरबड़ी की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। वह विश्वास से भर उठा। उसने कहा, हमारा शत्रु राजा मालदेव है, पर एक बेटी के पिता
मालदेव नहीं। यानी कि हमारा जो शत्रु है वो चित्तौड़ पे अधिकार करने वाला राजा मालदेव है, बल्कि ये जो प्रस्ताव आया है वो तो एक पिता के द्वारा अपनी बेटी के लिए आया है। अतः मेहता जी, हम नारियल स्वीकार करते हैं, किंतु हमारी भी एक शर्त है कि हम वहाँ अधिक दिन नहीं ठहरेंगे। महाराज की जय। पुरोहित ने कहा। अनग सिंह जोर से चिल्लाया। राणा जी ने दांत उत्तेज अनग सिंह जोर से चिल्लाया। राणा जी ने नितांत उचित कदम उठाया है। तो इसका समर्थन है वो अनग सिंह करता है। पवन सिंह ने पुकार कर कहा, यह षड्यंत्र है, घातक षड्यंत्र। मीरा ने पवन सिंह के कथन का समर्थन किया। राणा जी उस नारियल को स्वीकार करके गलती कर रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति अभी नहीं के बराबर है। ऐसी दशा में आप विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगे और आप मालदेव के गढ़ में जा करके वहाँ पर विवाह करेंगे, तो ये एक षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है। तो हम्मीर को तभी बरबड़ी के जो वचन हैं वो याद आ गए। ठीक है, विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही उसने जो ये विवाह का प्रस्ताव है वो स्वीकार कर लिया और उसको याद आया कि उसको उनकी बातों का याद आया कि वह आपके लिए सब कुछ शुभ ही होगी। यानी विवाह का प्रस्ताव है, जब बरबड़ी के पास में जाता है तो वो कहती है कि भाई आप चित्तौड़ मेवाड़ की तरफ जाइए और वहाँ पर आपको एक विवाह का प्रस्ताव आएगा, आप उसको स्वीकार कर लीजिए और ये विवाह का प्रस्ताव, ये संबंध आपको चित्तौड़ की प्राप्ति में आपका सहायक बनेगा। मेरा हम्मीर युद्ध के लिए नहीं, विवाह के लिए जा रहा है। शुभ सेना और शक्ति की, इसलिए मुझे सेना और शक्ति की आवश्यकता नहीं। मुझे यह विवाह करना है। जो संदेह था उसको मेहता जी की बात ने निर्मूल कर दिया कि यह संबंध भविष्य के मधुर संबंधों का प्रतीक होगा। तो ये बात है वो राणा हम्मीर कहता है मीरा से कि भाई जो भी बात थी, जो भी कटुता थी हमारे बीच में, जो भी लड़ाई झगड़े की, युद्ध की जो भी बातें थी, तो उनको अब जो मेहता हैं, ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम मालदेव है वो संबंध बनाना चाहते हैं, जिससे कि आगे चल कर के दोनों ही राज्यों के लिए यह हितकर साबित हो सके। हम्मीर के प्रखर मुख को देखकर सभी मौन हो गए। उसके ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के समक्ष किसी ने अधिक विरोध नहीं किया। पुरोहित और मेहता जूहण के लौट जाने पर हम्मीर ने अपने विश्वस्त आदमियों को समझाया, मैं यह भली भांति समझता हूँ कि यह एक षड्यंत्र है। ठीक है, राणा हम्मीर को भी पता है कि भाई ये षड्यंत्र है, मालदेव षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन जो बरबड़ी ने कहा था कि भाई आपको विवाह का प्रस्ताव लौटाना नहीं है, स्वीकार कर लेना है, तो वो उस पर विश्वास उसे ज़्यादा है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे उसे स्वीकार कर लेता है। राजा मालदेव की बेटी का नारियल स्वीकार करने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हम अपने आप को एक भीषण संकट में डाल रहे हैं। वह षड्यंत्र महाभारत के चक्रव्यूह के षड्यंत्र से कम नहीं होगा। अभिमन्यु की भांति हम पर आक्रमण हो सकते हैं, किंतु हम इतने अबोध और नादान नहीं हैं जितना अभिमन्यु था। भाई मैं षड्यंत्र है ये मैं जानता हूँ, और मैं जब जाऊँगा तो फिर पूरी व्यवस्था के साथ में जाऊँगा। वह चक्रव्यूह की प्रवेश कला का ज्ञाता था, उसको चक्रव्यूह भेदन करना नहीं आता था, पर हम मालदेव की प्रत्येक चाल को विफल कर देंगे। हमारा हर कदम उसकी विफलता का घोष करेगा। पर अभी मीरा ने कुछ कहना चाहा। हम्मीर उसके अधूरे वाक्य का मर्म जान गया। मीरा के चेहरे पर अपनी दृष्टि गाड़ कर वह बोला, अभी हमारे पास युद्ध सामग्री का अभाव है, मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल जनशक्ति ही युद्ध का विजित शस्त्र नहीं है, उसके लिए विवेक भी चाहिए। तो जो बातें पहले हम्मीर में नहीं थी, अब वो उन्हीं का ही प्रयोग करने लग गया है कि भाई हमेशा शक्ति से, बल से, हथियारों से ही युद्ध में जीत हासिल नहीं होती है, बल्कि विवेक का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि वो मालदेव के विरुद्ध में पहला आक्रमण करके एक चोट खा करके हार करके ये बात भली भांति समझ चुका था। कूटनीति भी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि खोड़ गांव की देवी माँ बरबड़ी का, तो खोड़ गांव की देवी थी ये आप याद रखेंगे। खोड़ गांव की देवी माँ बरबड़ी का बेटा वारू शीघ्र ही 500 घोड़े लेकर हमारे पास आ रहा है। तो बरबड़ी ने उसको कही थी कि भाई आप मुझे क्या सहायता देंगी, तो उसने कहा था
कि मैं अपना जो युद्ध में पारंगत पुत्र है वारु और 500 घोड़ों की सहायता है तुम्हारे लिए दे देगी। छोटी सी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास हथियार भी पर्याप्त हैं। फिर नीति, काकासा के अंतिम वाक्य को मैं कभी नहीं भूल सकता। व्यर्थ की हिंसा से मैं उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचा सकता। नीति का विरोध नीति से ही होना चाहिए, यानी जिस प्रकार की नीति है उसी प्रकार का विरोध हमें करना चाहिए। अनक सिंह ने विनीत होकर कहा, यह युद्ध से घबराते हैं, यह चाहते हैं कि जीवन सुख और संतोष से व्यतीत हो जाए, चाहे परतंत्रता भले ही हो। इस धरती का प्रतापी वह वीर शिरोमणि बेटा अब का पुरुष हो रहा है, युद्ध विमुख हो रहा है, परतंत्रता में आनंद और मृत्यु में संतोष के दर्शन कर रहा है। तो ये बात है वो अनक सिंह कहता है कि भाई आप तो अब केवल ये चाहते हैं कि जीवन मेरा आराम से कट जाए, सुख से कट जाए। मालदेव जो आपका शत्रु है उसी की बेटी से आप ब्याह करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बातें हम सब भली भांति समझ रहे हैं। आपको मेवाड़ की कोई चिंता नहीं है, उसकी स्वतंत्रता की। अनक सिंह की उत्तेजनामयी भर्त्सना से मेरा और पवन सिंह की भुजाएं फड़क उठी। पवन सिंह अनक सिंह के समीप आकर बोला, ठाकुर, निष्प्रयोजन ही किसी के पौरुष को ललकारने की चेष्टा अपराध है। किसी का वीरत्व इन शब्दों को सुनने का आदि नहीं होता। अधिक इच्छा हो तो दो दो हाथ कर सकते हो। हम्मीर ने कहा, तुम भी आपस में संघर्ष करने की इच्छा रखते हो। आप लोगों का खून उबल रहा है, तब यही श्रेष्ठ रहेगा कि शत्रु से एक युद्ध लड़ लिया जाए, किंतु काकासा की नीति से। पवन सिंह ने अधिक अधिकारपूर्ण शब्दों में कहा, मैं अधिक सोचता विचारता नहीं हूँ, केवल राणा जी की आज्ञा चाहता हूँ। आपकी आज्ञा से सर्वोपरि मैं किसी को नहीं मानता। किंतु अनक सिंह को आप कह दीजिए कि वह वीरों के पौरुष को ललकारे नहीं, अन्यथा आपसी खून खराबी से अहित के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो ये बात है वो अनक सिंह वो कहता है पवन सिंह कि भाई मैं तो केवल स्वामी जो आज्ञा देता है उसको ही मानता हूँ। जैसे अजय सिंह ने उसको आज्ञा दी थी कि भाई असहयोग आंदोलन चलाएंगे हम, तो उसकी भी उसने अक्षर से उसका पालन किया था। और राणा कहते हैं कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे, विवाह करेंगे, ठीक है, लेकिन नीति के साथ में करेंगे, अहिंसा के साथ में करेंगे। तो ये बात भी पवन सिंह मान जाता है। अनक सिंह जैसे ही विरोध करता है तो वो उसको ये बात कहता है। हम्मीर ने पवन सिंह को ठंडा किया और अनक सिंह को समझाया। इसके पश्चात हम्मीर विवाहित नारियल को स्वीकार करके क्या करना चाहता है, इस पर प्रकाश डालने लगा। भाई हम्मीर कहता है कि तुमको लगता है कि मैंने ये नारियल वैसे ही स्वीकार कर लिया है, इस नारियल को स्वीकार करके देखो कि मैं क्या क्या करता हूँ। उसने कहा कि मैंने इस नारियल को इसलिए स्वीकार किया है कि जो गांव की जो देवी है बरबड़ी, उसने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है। उसने इसके साथ यह भी पता है कि वहाँ उसके जो पुत्र है उसका आगमन ही उसके विवाह का आगमन, उसके संबंधों का आगमन ही हमारे चित्तौड़ विजय का आधार होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैं उस देवी के वचनों को नहीं टाल सकता। असली बात यह है कि हम क्या इतने बुद्धू हैं कि हम हार जाएगा। 500 घोड़े आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो बारू है बरबड़ी का जो बेटा है वो 500 घोड़े लेकर के आ रहा है। 500 वीर क्षत्रिय वेशभूषा में हमारे साथ चलेगा। हमें बराबर यह प्रदर्शित करना है कि हम एकाकी हैं और हमारे साथ कुछ भी शक्ति नहीं है। कि भाई बारू आ रहा है, ठीक है, और 500 घोड़ों की वो शक्ति ला रहा है, तो 500 वीर हैं वो तैयार होकर के हमारे साथ चलेंगे। लेकिन हमें प्रदर्शित करना है वहाँ जा कर के आप कहीं पर छुप जाएंगे या फिर किसी ऐसी स्थिति में चलेंगे जिससे कि उनको ये लगे कि भाई हम तो एकाकी हैं और इनके साथ में कोई भी शक्ति नहीं है। हमारी सारी सेना हमारी एक संकेत पर जालौर में हाहाकार और विप्लव उत्पन्न कर देगी। लेकिन जैसे ही यदि वो कोई षड्यंत्र उनका निकलता है तो हम एक संकेत के माध्यम से सारी सेना को आदेश दे देंगे और वो सारी सेना है जालौर पर आक्रमण कर देगी। मेरा ने तुरंत कहा, यह एक धूत क्रीड़ा का दांव है, यानी कि ये तो जुआ जैसा खेल हो गया। जुए में भैया जैसे किसी का कोई पता नहीं कब कोई हार जाए, कब किसकी ज़िंदगी है वो दांव पर लग जाए। तो ये ही आप जुए जैसा खेल, किसने कहा? मेरा ने कहा।
अनग ने कहा, राणा जी के साथ हम रहेंगे। हमारी तलवारों से बचकर उन पर आक्रमण करना अत्यंत दुर्लभ है। एकांत सब चले गए। हम्बीर सोच रहा था, देवी माँ बड़बड़ी के वचन सत्य हो रहे हैं। उसके 500 घोड़े आ रहे हैं। अपने सरदारों एवं सामंतों को मैंने किसी भी तरह ऊंचा नीचा करके तैयार कर लिया। अप्रत्याशित उसको आभास हुआ कि विजयश्री के चरण उसकी ओर द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं। उसके चतुर्दिक उल्लास और प्रसन्नता का साम्राज्य सा छा गया है। उसका चित्तौड़ उसका अपना हो गया, यानी कि अब उसको लगता है कि अब वो चित्तौड़ को अधिकार कर लेगा। उसे अपनी विजय की आशा है वो दिखाई दे रही है। उसने भावाभिभूत होकर के कहा, जय एकलिंगेश्वर, मुझ पर दया कर मेरे संकट हरो। मैं आपका केवल चाकर मात्र हूँ। शनैः शनैः घोर शून्यता छा गई। तो ये बात दोस्तों इस कक्षा में हमने देखी कि किस प्रकार है वो राणा चित्तौड़गढ़ में आता है, अजय सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसको वचन देता है कि मैं चित्तौड़ का उद्धार करूंगा और आपकी अहिंसा की नीति की पालना करूंगा। जब हिंसा जरूरी होगी तभी हिंसा का प्रयोग करूंगा। और फिर उसका संबंध आता है, मालदेव अपनी बेटी का संबंध भेजता है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। और वो मालदेव का भी षड्यंत्र था और यहाँ पर राणा हम्बीर है वो भी एक युद्ध नीति के साथ में, अच्छी नीति के साथ में 500 सवारों को लेकर के वहाँ पर जाने के लिए तैयार होता है। तो इससे आगे की जो दोस्तों कहानी है वो हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक हिंदी हब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ ही दोस्तों हिंदी साहित्य की क्लास हैं वो भी चल रही हैं, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए। स्नातक स्तर की आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो 4 कहानियाँ लगी हुई हैं वो मैंने दोस्तों चारों पढ़ा दी हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर की PDF है वो भेज दी जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हों। ठीक है, यदि पसंद आ रही हों तो दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया दें और जो भी दोस्तों आपको सुझाव देना है वो सुझाव आप कमेंट में लिख करके दे सकते हैं। मैं उनका सभी का आदरपूर्वक स्वागत करूँगा और सभी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।